गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने ब्लड सर्कुलेटरी का लगभग सारा चीज़ कंप्लीट कर लिया है। आज थोड़ा सा लास्ट टॉपिक आपका बच रहा है, लिम्फेटिक सिस्टम। ये जो लिम्फ वाला सिस्टम है, अच्छा पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर आज आपका ख़त्म हो जाएगा और अपन मंडे को इसका टेस्ट लेंगे, तो थोड़े से आप तैयार रहें। और कल मैं नेक्स्ट चैप्टर आपको स्टार्ट करा दूँगी। एक दिन आपको संडे है, हालांकि संडे को केमिस्ट्री का भी है, लेकिन फिर भी आप प्रिपरेशन इसकी रखें। टेस्ट वैसे ही होगा जैसे मैं आपको क्वेश्चंस देती हूँ, उस हिसाब से वो क्वेश्चंस दूंगी और आप मुझे करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम। अब ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, उस ब्लड के साथ साथ पैरेलल में चलता रहता है। और अगर आप कहें तो ये इसका ओरिजिन भी किससे है? इस ब्लड के थ्रू। आप लिम्फ को क्या कह सकते हो, जिसमें कि है आरबीसी नहीं है प्लस प्लेटलेट्स नहीं है, तो ये थोड़ी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें नहीं होती हैं। बाकी लिम्फ भी एक तरीके का फ्लूइड है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि ब्लड के साथ साथ में मूव करता रहता है और ब्लड से ही जो है निकल के WBC है वो आती है और इसमें एंटर करता है। अब जो आप ये डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे अपना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मूव करता है, वैसे वैसे ये सिस्टम मूव करता है। तो सबसे पहले लिम्फेटिक सिस्टम, और इस लिम्फेटिक सिस्टम में दो अपने पास चीज़ें हैं, एक तो है लिम्फ और एक है लिम्फ वेसल। लिम्फ क्या है, अभी भी मैंने आपको बताया, बिल्कुल प्लाज्मा मान के चलिए आप, प्लाज्मा है और इस प्लाज्मा के अंदर WBC है, जो है RBC नहीं है। तो इसलिए ये कैसी होती है, कलरलेस, क्योंकि RBC कैसी होती है, रेड कलर की। जब इसमें नहीं है तो ये येलो या आप कह सकते हो कलरलेस जो है फ्लूइड होता है। और इस जैसे ब्लड मूव करता है वैसे ही हमारी बॉडी में मूव करता है। उसके बाद में हमारे पास में कुछ लिम्फ वेसल्स हैं। लिम्फ वेसल्स जैसे आर्टरीज और आपकी वेन्स होती हैं, उसी तरीके से यहाँ पे लिम्फ वेसल्स होती हैं। और अगर आप देखें तो कुछ आपको लिम्फ वेसल्स जो है थोड़ी सी दिखाई भी देंगी। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप टच करेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ यहाँ पर ओरिजिन हैं। जो लिम्फ नोड हैं वो तो एक्चुअली दिख भी जाती हैं, और ये लिम्फ नोड आपको अधिकतर जो अपना जैसे अंडर आर्म में या अपनी ये जो गला वाला रीजन है, यहाँ पे 9 होती है जिनको अपन कंठमाला बोलते हैं। और जब उसमें स्वेलिंग आ जाती है कि भाई भगवान की वजह से वो कंठमाला इसलिए उसको बोलते हैं, तो यहाँ पर उनमें सूजन आ जाती है। तो ये जो है 9 यहाँ पर नोड्स होती हैं गर्दन में। तो ये जो है लिम्फ वेसल्स हैं, उनके जॉइंट्स हैं। जैसे अपने हार्ट है तो हार्ट में भी क्या हो रहा है, सारी वेन्स और आर्टरीज आके जॉइंट हो रही हैं। उसी तरीके से नोड्स से भी सारी ओरिजिन और सारा जॉइंट इनके थ्रू होता है। और अगर आप डायग्राम देखेंगे तो आपको इस डायग्राम में भी जगह जगह से गले में है, अंडर आर्म्स में है, कुछ स्टमक वाले एरिया में, तो यहाँ पे आपको इसकी नोड्स, थाइस पोर्शन है, जो जांग पोर्शन है वहाँ पर, तो ये जो है इसमें आपको बहुत सारी लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड मिलेंगे। जो सिक्रीशन पोर्शन ज़्यादा हैं, जहाँ से कि एक्सक्रीशन होता है, जैसे आपने स्वेट का एक्सक्रीशन है या और किसी चीज़ का एक्सक्रीशन, तो वहाँ पर आपको लिम्फ नोड्स ज़्यादा मिलेगी। और वहीं पर जो है सबसे ज़्यादा स्वेलिंग होती है। अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो स्वेलिंग भी इन लिम्फ नोड में सबसे पहले होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसका आर्टियल सिस्टम देखें तो यहाँ पर 3 है, थोरेसिक डक्ट, राइट लिम्फेटिक डक्ट और लिम्फ नोड्स। तो पहली जो थोरेसिक डक्ट है, ये थोरेसिक डक्ट आपको पूरे रीजन में मिलेगी, सबसे बड़ी है सबसे पहली बात तो। और ये आपको जैसे बुक में आपका दिया हुआ है कि 40 सेंटीमीटर जो है वो आपको मिलेगी एडल्ट में, और इसके अलावा जैसे 25 to 30 आपको बच्चों में इसकी लेंथ मिलेगी। और चौड़ी कितनी होती है, 5 mm।
इतनी चौड़ी ये एक डक्ट है। और ये जो डक्ट है, ये डक्ट आप अगर डायग्राम में देखोगे तो हमारे पीछे से निकल के बैक तक ये पूरी की पूरी अपनी जो वर्टिबल कॉलम है वहाँ तक मूव करती है। फिर उसके बाद में राइट लिम्फेडेटिक डक्ट है, इसमें लेफ्ट नहीं है, केवल राइट है। और ये जितना भी अपना राइट पोर्शन है उस राइट पोर्शन को पूरा कवर करती है, क्योंकि ये बिल्कुल पैरेलल चलती हैं जैसे हमारी जो वेना केवा है या हमारी आर्टरीज हैं उनके साथ में पैरेलल चलती है। तो इस तरीके से यहाँ पर है। फिर हमारे पास में अभी जो मैंने आपको बताया था थर्ड पार्ट है लिम्फ नोड। तो इस तरह की गांठें हैं, इनको आप जंक्शन भी कह सकते हो, जॉइंट्स भी कह सकते हो। तो ये आपकी जितनी वेसल्स हैं उनके जॉइंट्स हैं। उसके बाद में अब इसका ज़्यादा इतना डिटेल नहीं, बस थोड़ा सा आप कर लेना, ज़्यादा कोई वो नहीं है इम्पॉर्टेंट। फिर इसके फंक्शन, तो वही लगभग फंक्शन है कि जितना कोई भी चीज़ है उसको ट्रांसफ़र करना, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो हार्मोन्स हो, चाहे वो एंटीजेंस हो, चाहे वो फूड मटेरियल हो, चाहे वो आपके केमिकल कंपाउंड्स हों, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट्स हों, तो इन सबको मूव करने के लिए ये यूज़ होता है। अब ये तो है ट्रांसफ़र, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसमें होती हैं WBC। जब अपन ने थर्ड टाइप्स जो है WBC का जो टाइप पढ़ा था लिम्फोसाइट्स, तो लिम्फोसाइट्स में मैंने आपको बताया था कि दो तरह की लिम्फोसाइट्स होती हैं, B और T। तो ये जो लिम्फोसाइट्स हैं, ये लिम्फोसाइट्स भी जो है ब्लड से निकलकर कहाँ एंटर कर जाती हैं, इन लिम्फ में। और इनका काम भी क्या हो जाता है, इनका काम भी हो जाता है इम्यून सिस्टम। तो बाकी चीज़ों को तो ब्लड भी ट्रांसफ़र कर रहा है, लेकिन ब्लड से ज़्यादा जो लिम्फ है उस लिम्फ का फंक्शन होता है इम्यूनिटी में, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपने पास में इसके फंक्शंस भी हो गए। फिर यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं लिम्फ और ब्लड में, वो आपकी बुक में एज ए टेबल दी हुई है। जैसे अगर अपन वैसे भी कंपेयर कर लें तो सबसे पहले कलर में ब्लड रेड कलर का है बिकॉज प्रेजेंस ऑफ RBC, और उसमें RBC नहीं है इसलिए वो कलरलेस है। फिर उसके बाद में और जो है कि जो WBC है वो WBC ब्लड में जो है आपको कम मिलेगी, जबकि लिम्फ में आपको ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि इम्यूनिटी का या मूवमेंट का काम किस में ज़्यादा है, लिम्फ में ज़्यादा है। इसलिए आप इम्यूनिटी के हिसाब से आपको WBC किस में ज़्यादा मिलेगी, लिम्फ में मिलेगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में जो प्रोटीन कंटेंट्स हैं वो प्रोटीन कंटेंट्स आपको ब्लड में ज़्यादा मिलते हैं और लिम्फ में आपको कम मिलेंगे। न्यूट्रिशन सब्सटेंस अगर आप देखते हो तो वो भी आपको ब्लड में ज़्यादा मिलेंगे, लिम्फ में कम मिलेंगे। फिर उसके बाद में अगर हम इसकी थोड़ी सी क्या कहें थिकनेस देखें तो ये थिकनेस जो है ब्लड की ज़्यादा होगी और लिम्फ की कम होगी, क्योंकि ये जो लिम्फ है वो फ़िल्टर होके ब्लड के से ही फ़िल्टर होके आया है, इसलिए इसकी जो लिम्फ है उसकी थिकनेस आपको कम मिलेगी। तो ये इसमें डिफरेंसेस हो गए। अब लास्ट टॉपिक इसमें बच रहा है फंक्शन का। तो फंक्शन इसमें आपके बहुत सारे 10-11 फंक्शन दे रखे हैं, और ये सारे जितने हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हैं वो डिजीज़ इसमें कंसिडर होगी। जैसे फर्स्ट इसमें दे रखा है हाई ब्लड प्रेशर, हाई BP, बहुत सब लोग अच्छी तरह से जानते हो। तो ये है हाई BP, जब ब्लड का फ्लो हाई हो जाए। अगर जैसे मान लीजिए कभी हम हाई BP ये BP मेज़रमेंट करते हैं तो नॉर्मल क्या होता है 120 to 80, यानी कि ये नॉर्मल है। लेकिन अगर इससे कम या ज़्यादा हो जाए, अगर ज़्यादा है तो हम उसे हाई BP बोलते हैं, और अगर कम होता है तो उसे हम लो BP बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर इसमें 120 की जगह 150 आ जाए तो वो चीज़ क्या कहलाती है, हाई BP। तो अब ये होती क्यों है, इसलिए होती है कि जो हमारी आर्टरीज़ हैं उन आर्टरीज़ की अंदर वाली जो थिकनेस है वो अगर बढ़ जाए, इंक्रीज़ कर जाए तो हाई BP। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास में एक मोटा पाइप हो और एक पतला पाइप हो, तो पानी किस में प्रेशर से ज़्यादा जाएगा, पतले वाले पाइप में, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी है कि अगर आर्टरीज़ की अंदर वाली थिकनिंग मोटी हो जाए, और वो मोटी किससे होती है, कोलेस्ट्रॉल से। इसीलिए जो है जो मोटे हम जैसे जो लोग बाग हैं
वो थोड़ा सा फैट को अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये फैट है ये कोलेस्ट्रॉल में के रूप में जो है आर्टरीज़ के अंदर डिपॉजिट होने लगता है और वो हाई बीपी में आ जाता है। फिर उसके बाद में है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इसमें भी वही चीज़ है कि इसमें भी अंदर की तरफ जो है कैल्शियम है, फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, फाइब्रस टिश्यूज़ है, ये सब जो है अंदर इकट्ठे हो जाते हैं और ये आर्टरीज़ की जो अंदर वाला एरिया है उस एरिया को कम कर देते हैं। तो यहाँ पर भी जो है ब्लड का फ्लो है वो फ्लो बढ़ जाता है। ठीक, फिर उसके बाद में एंजाइना। एंजाइना एक्चुअली पेन है कि किसी कारणवश कभी हार्ट में पेन होता है तो वो पेन क्या कहलाता है, एंजाइना कहलाता है। और ये किसके कारण होता है, ये मतलब इसमें एज से रिलेटेड नहीं है, किसी को भी हो सकता है। और इसमें भी है कि किसी कारणवश अगर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मूव कर रही है तो उस समय जो है हमारा हार्ट में पेन होने लगता है और उस पेन को हम बोलते हैं एंजाइना। नेक्स्ट है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर मतलब कि किसी कारणवश अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारा जो हार्ट है वो काम करना बंद कर देता है, जिसे हम कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक बोलते हैं। फिर उसके बाद में माइकोकार्डियल इन्फेक्शन। माइकोकार्डियल इन्फेक्शन क्या है कि इसमें भी जो है हमारी मसल्स हैं वो मसल्स प्रॉपर रूप से काम नहीं करती। ठीक है ना, तो इस वजह से जो मसल हमारे जितने लिम्स हैं जैसे हाथ हैं, पैर हैं, इनमें दर्द होना चालू हो जाता है। तो ये अपना क्या कहलाता है, माइकोकार्डियल। फिर उसके बाद में कुछ जो इम्पॉर्टेंट है वो अब मैं ले रही हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। उसके बाद में कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। किसी कारणवश अगर हमारी आर्टरीज़ में क्लॉटिंग हो जाए, कभी क्या होता है कि हम गिर जाते हैं लेकिन हमें ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती है या किसी कारणवश हम उसको अवॉइड कर देते हैं, तो कुछ टाइम बाद हमें जो है चक्कर आते हैं या किसी वजह से हमारा बॉडी बैलेंस कम होता है। क्यों? क्योंकि उस समय हमने ध्यान नहीं दिया और हमारी जो आर्टरीज़ है उन आर्टरीज़ में जो है क्लॉटिंग हो गई और वो क्लॉटिंग मूव करती करती जब ब्रेन में चली जाती है और ब्रेन में ऐसे एरिया में चली जाती है जहाँ पर कि उसका एंटर जो है बंद हो जाता है। तो उस कंडीशन में वहाँ जो इन्फेक्टेड एरिया है वो इन्फेक्टेड एरिया के कारण जो है मूवमेंट नहीं होता है, चक्कर आते हैं, फिर हमें पता लगता है तो उस समय ब्रेन में वो क्लॉट जाकर मिलता है। तो ये कहलाता है आपका कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। फिर उसके बाद में हार्ट ब्लॉक है। हार्ट ब्लॉक में भी वही है कि किसी जो अपना कोलेस्ट्रॉल वगैरह है उसकी वजह से अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो आर्टरीज़ वगैरह हैं वो काम नहीं करती। उसके बाद में हमारे पास में कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स किसके कारण होती है, आपको उस दिन मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो ब्लू बेबी है कि दोनों राइट और लेफ़्ट जो है ऑरिकल्स उनके बीच का जो छेद है वो बंद नहीं हो पाता है, तो वो कंडीशन है। तो ये तो होती है बच्चों में कभी, लेकिन एडल्ट्स में भी जो है वॉल्व है जैसे ट्राइकस्पिड है, बाइकस्पिड है या सेमीलूनर वॉल्व्स हैं, इन वॉल्व्स में भी जो है किसी वजह से इनकी अगर वर्किंग प्रॉपर नहीं हो तो उस कंडीशन में भी जो है हार्ट जो है अपना काम करना कम या बंद कर देता है। उसके बाद में एक इसमें पेरिकार्डियटिस है। पेरिकार्डियम कल अपन ने पढ़ा था कि जो ब्रेन हार्ट है उस हार्ट के वॉल होती है और इस वॉल दोनों वॉल के बीच में फ्लूइड होता है। तो किसी कारणवश अगर इसमें सूजन आ जाए तो वो क्या कहलाता है आपका पेरिकार्डियटिस। तो इसमें भी जो है पेन होने लगता है, सूजन आने लगती है और हमारे जो हार्ट है उसका पूरा प्रॉपर काम नहीं होता है। तो ये जो कंडीशंस हैं ये कंडीशन हार्ट से रिलेटेड है। इसमें हार्ट है, ब्लड है, आर्टरीज़ है, अपनी वेन्स हैं, लिम्ब सिस्टम है, इनमें अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो प्रॉब्लम हमारी जो है लंग्स ये हार्ट से रिलेटेड या हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पर जो है आज आपका इसका चैप्टर ख़त्म हो रहा है। तो ये चैप्टर मैं मंडे को पूरा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है तो उसको मैं आपको टेस्ट जैसे अभी तक आप टेस्ट देते आ रहे हो वैसे आपके टेस्ट इसमें लेके कंप्लीट करना। ठीक है, ओके, थैंक यू।